हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। मैं आपको नंबर सिस्टम में भिन्न पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 प्रकार के भिन्न के बारे में बताया था, जिसमें से पहला था सम भिन्न, दूसरा था विषम भिन्न, तीसरा था मिश्रित भिन्न और आपका चौथा था भाज्य भिन्न और भाज्य भिन्न पाँचवां था आपका दशमलव भिन्न। तो मैं आपको भाज्य भिन्न पढ़ा रहा था। भाज्य भिन्न में मैंने आपको कंडीशन बताया था 2, एक पूर्णतः भाज्य भिन्न, एक पार्शली भाज्य भिन्न। तो भाज्य भिन्न कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया था क्या क्या कंडीशन था। बट हमें क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये भाज्य भिन्न है या नहीं। जैसे सपोज 37/25 को हमें चेक करना हो कि ये भाज्य भिन्न है कि नहीं, 1335/135 को चेक करना हो कि भाज्य भिन्न है कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम भाग करेंगे, भाग करके चेक करेंगे कि ये कम्प्लीटली कट रहा है या पार्शली कट रहा है। चाहे कम्प्लीटली कटे चाहे पार्शली कटे, दोनों कंडीशन में ये भाज्य भिन्न होगा। बट भाग दे के चेक करना ये लंबा मेथड हो जाएगा। इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे बिना भाग दिए हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा भाज्य भिन्न दैट मीन्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। इसे समझते हैं। इसका कंडीशन है यदि हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में हो, जहाँ m या n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो सभी भिन्न भाज्य भिन्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले m और n क्या है ये समझते हैं। m मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ लिया गया है। n मतलब भी वही लिया गया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। m का मतलब n, क्योंकि कहा गया है m या n क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे n का मतलब भी यही होगा। अब 2 की घात 0 करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 की घात 1 करेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 की घात 2 करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे हम 2 की घात लगाते जाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे 5 की घात 0 करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 5 की घात 1 करेंगे 5 आएगा। 5 की घात 2 करेंगे 25 आएगा। 5 घात 3 करेंगे 125 आएगा। ऐसे हम आगे वैल्यू निकालते चले जा सकते हैं। यानी 2 की घात m गुणे 5 की घात n मतलब कि 2 की घात 0 रख सकते हो, 5 की घात 0 रख सकते हो, 2 की घात 1 रख सकते हो या 2 की घात 2 रख सकते हो, 2 की घात 3 रख सकते हो या 5 की घात 1 रख सकते हो, 5 की घात 2 रख सकते हो। ऐसे आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। अब इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में हो, इसका क्या मतलब? जैसे एक क्वेश्चन है कि 37/25 हमें चेक करना है कि यह टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी भाज्य भिन्न है या नहीं। तो आप देखिए 37 क्या है? अंश है। 25 क्या है? हर है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि 5 गुणे 5 भी क्या होगा? 25 होगा। और 5 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 37/5 गुणे 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब ही होता 5 गुणे 5। अब यहाँ 5 की घात 2 हो गया, गुणे 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 5 की घात 2 में 1 से गुणा करेंगे तब भी वही वैल्यू होगा। अब 37 गुणे 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 0 इसे लिख सकते हैं। 2 की घात 0 क्यों लिखें? क्योंकि आप देखिए 2 की घात 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे हमने क्या था? 5 की घात 2 गुणे 1, तो 1 बराबर क्या लिख दिया हमने? 2 की घात 0। अब नीचे देखिए क्या आ रहा? 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 0। कॉन्सेप्ट क्या था? क्या आना चाहिए? 2 की घात m गुणे 5 की घात n। मतलब क्या हुआ? 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 0। m बराबर कितना है? n बराबर कितना है? m बराबर हुआ 0, n बराबर क्या हुआ? 2। यही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। 0 से आगे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा इस फॉर्म के रूप में बन गया 2 की घात m इंटू 5 की घात n। 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में बन गया। जब भी हर में ये हमारा 2 की घात m गुणे 5 की घात n के फॉर्म में बन जाए, तो हमारा जो भिन्न होगा वो भाज्य भिन्न या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है 216/125। ये हमारा कोई भिन्न है, जहाँ पे 216 अंश है, 125 क्या है? हर है। हमें चेक करना है कि ये भाज्य भिन्न यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 216/5 गुणे 5 गुणे 5, 5 हम 25, 25 पंचे 125 होता है।
या इसे हम लिख सकते हैं 216 भागे 5 की घात 3, क्योंकि ये 5 कितनी बार आया, 3 बार आया है, जिसे हम 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब नीचे हर में क्या आ गया, 5 की घात 3 आ गया। हम गुणे 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की घात 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हर में देखिए क्या आ रहा, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में आ रहा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, भाज्य भिन्न है। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3376/400। हमें चेक करना है कि ये भाज्य भिन्न है या नहीं। तो 3376 अंश है, 400 क्या है, हर है। यदि हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आ जाएगा तो हमारा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। यदि हर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगा। अब 400 की हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे 400 है, 400 पहले यहाँ लिख लेंगे, फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे, इस तरह से 400 को हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 0 नीचे उतार लेंगे, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 0, फिर से 2 से कट जाएगा 50, फिर से 2 से कट जाएगा 25, 25 किससे कटेगा, 5 से, 5 किससे कटेगा, 5 1 कम 5। इस तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं। अब देखिए इस गुणनखंड में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। अब 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 3376/400 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3376/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2। ये 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 400 के बराबर होगा। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी भाज्य भिन्न है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1335 भागे 135। हमें चेक करना है कि ये भाज्य भिन्न है या नहीं। तो 1335 अंश है, 135 हर है। अब हम चेक करते हैं हर जो है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं। 135 का गुणनखंड निकालेंगे। 135 का सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे 135 को गुणनखंड, 135 किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 27 किससे कटेगा, 3 से, 3 9 27, 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 1 कम 3। 5 कितनी बार आया, इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1335 भागे 5 कितनी बार आया है, 1 बार यानी 5 की घात 1। 3 कितनी बार आया, 3 बार यानी गुणे 3 की घात 3। ये किसके बराबर होगा, 5 की घात 1 गुणे 3 की घात 3 135 के बराबर होगा। और इसमें गुणा करके 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए फिर से हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बन गया। साथ में 3 भी आ रहा है, 3 आए या और कुछ भी आए, 4 5 6, उससे मतलब नहीं। हमें ये देखना कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n जरूर आना चाहिए। यदि ये आ रहा है तो हमारा भाज्य भिन्न होगा, यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ऐसे हम इसको चेक करेंगे, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। इसको चेक करेंगे, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को चेक कीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। जैसे इसको देखते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है 2354/43। अब हर क्या है 43 है, अंश क्या है 2354। हर को देखिए क्या 2 गुणे 5 के फॉर्म में आ जाएगा। 43 को क्या हम 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 43 किसी से कट ही नहीं रहा है। 43 किसी से नहीं कटेगा, 43 सिर्फ 43 से कटेगा। दैट मीन्स हमारा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, भाज्य भिन्न नहीं है। ऐसे हम 15,625 को भागे 999 है, इसमें चेक करना है कि ये हमारा भाज्य भिन्न है या नहीं। तो आप चेक करिए 999 क्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। इसका हम फैक्टर निकालेंगे 999 का। 999 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसे कैंसिल करिए। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 333 किससे कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। क्या फिर 111 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो क्या 2 और 5 कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, यानी भाज्य भिन्न नहीं है। तो एग्जाम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आपको एक भिन्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या यह भाज्य भिन्न है या नहीं। तो आप इस तरह से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, जो हर होगा उसका आप गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद आप देखेंगे कि क्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है
तो भाज्य भिन्न होगा यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा, नहीं आ रहा है तो मतलब ये भाज्य भिन्न यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट था टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन यानी भाज्य भिन्न निकालने का। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब भिन्न में हम जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 6, उसे देखते हैं। टाइप नंबर 6 है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या उसका दूसरा नाम है रिपीटिंग फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य भिन्न या आवर्ती भिन्न। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन है कोई भिन्न होगा, उस भिन्न को जब हम भाग दे के उसकी वैल्यू निकालेंगे तो भिन्न कटेगा नहीं, यानी कभी भी ना तो पूर्णतः कटेगा ना तो पार्शली कटेगा ही नहीं। जैसे 10/3 है, यानी 10 में 3 से भाग दिया गया तो 10 में 3 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 में 3 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, फिर कितना बचेगा, 1। ऐसे आप करते चले जाइए, कहाँ तक, ऐसे आप अनंत तक, यानी चाहे 100 बार करें, चाहे 1000 बार करें, चाहे 1 लाख बार करें, चाहे 1 करोड़ बार करें, यहाँ पे आगे ऐसे 3 आता जाएगा। ये कभी कटेगा ही नहीं, हमेशा जो हमारा शेषफल होगा 1 बचता जाएगा। यानी ऐसा भिन्न जो कभी ना तो पूरी तरीके से कटे ना तो पार्शली कटे, ऐसे भिन्न को अभाज्य भिन्न कहते हैं। जबकि भाज्य भिन्न में क्या था, या तो पूरी तरीके से कट जाता था या वो पार्शली कट जाता था, उसे हम भाज्य भिन्न कहते थे। बट अभाज्य भिन्न या आवर्ती भिन्न में क्या कंडीशन है, ये ना तो पूरी तरीके से कटता है ना तो पार्शली कटता है, इसमें ऐसे आपकी वैल्यू आती जाएगी। इसे आवर्ती भिन्न क्यों कहा गया, रिपीटिंग फ्रैक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखिए पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 क्या हो रहा, बार बार रिपीट कर रहा। कहाँ तक रिपीट कर रहा, अनंत तक रिपीट कर ररहा। ऐसे आप 100 बार तक ले जा सकते हैं, 1000 बार तक, लेकिन ये कटेगा नहीं, इसीलिए इसको आवर्ती यानी रिपीटिंग फ्रैक्शन कहा गया। तो 10/3 की वैल्यू क्या आया, 3.33333, ऐसे कहाँ तक आता जाएगा। ऐसे हम 22/3 की वैल्यू निकालना चाहें, देखते हैं। ए भी हमारा क्या है, अभाज्य भिन्न है। 3 से क्या किया गया है, 22 में भाग दिया गया, तो 3 से 22 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 से 7 बार जाएगा, 3 से 21, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में 3 से भाग होगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितनी जाएगा, 3 त्रिक का 9, कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 त्रिक का 9, फिर कितना आएगा, 1। ऐसे हम करते चले जाएंगे, यहाँ पे 3 आता जाएगा। तो 22/3 की वैल्यू क्या आया, 7.3333, ऐसे अनंत तक आता जाएगा। इसे कहते हैं रिपीटिंग फ्रैक्शन। ऐसे हम 12/7 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे वो भी वैल्यू आएगा। इसे कहते हैं अभाज्य भिन्न या आवर्ती भिन्न, जो कभी कटे ही ना पूरी तरीके से, उसे कहते हैं अभाज्य भिन्न। अब समझते हैं ये जो 3.3333 आया है, इसका लिखने का एक तरीका है। इसे लिखते हैं 3.3, ऊपर एक पाई ऐसे निशान बना देते हैं, लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को बोलते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। इसे क्या पढ़ा जाएगा, 3.3 के बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि 3 जो है ऐसे अनंत बार आया है। जैसे 7.33 लिखा गया है, इसे 7.3333 ना लिख के ऐसे लिख देंगे 7.3 बार। इस बार को लगाने का मतलब ये हुआ कि आगे ऐसे 3 3 3 3 अनंत बार आया है। आई होप आप समझ चुके होंगे। या तो बार लगाते हैं या डॉट लगा देते हैं, 3.3 ऊपर बिंदी लिख देते हैं, इस डॉट को भी बार कहते हैं। यानी बार को या तो हम लाइन द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे बिंदी रख देते हैं, इन दोनों को बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कि जिस अंक के ऊपर बार लगा होगा या डॉट लगा होगा, उसका मतलब ये होता है कि वह अंक बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है। कि टोटल 6 टाइप के भिन्न होते हैं, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के। इसके अलावा किसी भी टाइप के भिन्न नहीं होते हैं।
अब कुछ रूल देखते हैं, कुछ कंडीशन। जैसे लिखा गया है 0.p बार, ये रूल है, इसका मतलब होता है p/9। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 0.3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 0.33333 कहाँ तक आ रहा, अनंत तक आ रहा, 100 बार, 1000 बार, लाख बार तक ऐसे 3 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ बार लगाने का। ठीक, अब इसको लिखेंगे किस तरह से, इसका फार्मूला है किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उस संख्या को लिखेंगे और 9 से भाग दे देंगे। यानी 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/9। और 3/9 किसके बराबर होगा, इसे कैंसिल कर दीजिए, 1/3 के होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। जैसे लिखा गया है, दूसरा रूल क्या है, 0.pq के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या होगा कि pq लिख देंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतना 9 लगाएंगे। जैसे लिखा गया है .pqr के ऊपर बार लगा है तो pqr लिख देंगे, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा, 1 2 3 संख्या, तो 3 बार 9 लिखेंगे। ऐसे pqrs के ऊपर बार लगा है तो pqrs लिख देंगे, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख देंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा गया 0.25 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 25 25 25 ऐसे आता जा रहा है। इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0.25 के ऊपर बार है तो ऐसे 25 लिख देंगे, यानी 25 भागे कितनी बार, कितने अंक के ऊपर बार लगा, 2 अंक के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि 0.25 के ऊपर बार लगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गया, 25/99 के। आगे देखते हैं, लिखा गया है 0.123 उसके ऊपर बार लगाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा गया 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे कहाँ तक लिखा गया, अनंत बार ऐसे लिखा गया। यदि हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 123 बटा कितनी बार 9 लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो 3 बार 9 लिख देंगे। तो 0.123 बार की वैल्यू हुई 123/999। जैसे लिखा गया है 0.2693 के ऊपर बार लगा है, या बार ना लगा के हम क्या लगा सकते हैं, डाट भी लगा सकते हैं। जैसे इसी को हम दूसरे फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 0.2693, 2 के ऊपर डाट लगा दिए, 3 के ऊपर डाट लगा दिए। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बार है, जो कि देखो इस फॉर्म में लिखा गया है। इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें क्या आएगा, इसे लिखेंगे 2693 बटा कितनी बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, यानी 2693 बटा 9999। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा गया है 0.287, ऊपर डाट 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 लिखा, डाट 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 का मतलब क्या होता है, बार, जिसको हम दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में या तो बार लगाएगा या तो डाट लगाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू होगा 287 भागे कितनी बार 9, 3 बार 9, क्योंकि 1 2 3, 3 बार 9। तो 0.287 के ऊपर बार का मतलब होगा 287/999। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया 0.292 के ऊपर बार लगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 292/999। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सेकंड रूल देखते हैं। अभी तक आपने इस रूल में देखा कि दशमलव के बाद जितने भी अंक थे सब पे क्या लगा था, बार लगा था। जितने भी अंक थे सभी के ऊपर क्या लगा था, बार लगा था या डाट लगा था। अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक हैं सभी के ऊपर बार ना लगा हो। जैसे लिखा गया दशमलव PQ, केवल Q के ऊपर बार लगा। जैसे लिखा गया दशमलव PQR, QR के ऊपर बार लगा है। जैसे लिखा गया 0.PQR, केवल R के ऊपर बार लगा है, PQ के ऊपर बार नहीं लगा है। तो इसको किस तरह से निकालते हैं, जैसे लिखा गया 0.PQ के ऊपर बार लगा, इसका मतलब होगा PQ माइनस P/90। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, लिखा गया 0.255 के ऊपर डाट लगा है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.255 के ऊपर हमने बार लगा दिया, दोनों का मतलब एक है। इसे कैसे लिखेंगे, पहले पूरा अंक लिख देंगे PQ यानी 25, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा है
उसको हम घटा देंगे, -2 के ऊपर बार नहीं लगा, घटा देंगे, बटे जिसके ऊपर बार लगा है, यानी एक अंक के ऊपर बार लगा तो एक बार 9 लिखेंगे, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है जितनी बार उतनी बार 0 लिखेंगे, 90, यानी 25 - 2/90, दैट मीन्स 23/90। इस दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे लिखा गया है 0.123 3 के ऊपर बार लगा, इसे किस तरह लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले पूरा अंक लिखेंगे, पूरा अंक क्या है 123, फिर माइनस करेंगे, माइनस क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा, बार किसके ऊपर नहीं लगा, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, दैट मीन्स 12 के ऊपर बार नहीं लगा, उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, बटे अब कितने अंक के ऊपर एक बार लगा है, केवल 3 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स केवल एक अंक के ऊपर बार लगा है, तो एक बार 9 लिखेंगे। कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, यानी 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, जितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा होगा उतनी बार 0 लिख देंगे, 2 बार 0 लिख दिए। 123 - 12/900 आ गया, 123 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 111/900। यही फार्मूला था, जो यहाँ फार्मूला लिखा गया है उसी फार्मूला पे मैंने आपको बताया। आई होप आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं। अभी तक जो मैंने रूल बताया, दशमलव के बाद कुछ अंक होता था, उसके ऊपर बार लगा होता था या तो नहीं लगा होता था। अब जो रूल है, दशमलव के पहले भी अंक है और दशमलव के बाद भी अंक है, बट जो बार लगा है वो दशमलव के बाद लगा है, दशमलव के पहले कभी बार नहीं लग सकता है। अब समझते हैं, जैसे लिखा गया P.QR के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है, P सही QR/99। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा गया है 2.35, 5 के ऊपर बार लगाया गया है। इसे हम पहली बार लिख कैसे सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.35 5 5 5 5 कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि बार किसके ऊपर लगा, केवल 5 के ऊपर लगा है, तो 5 को ही हम अनंत बार लिख सकते हैं, 2 3 को केवल एक बार ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू क्या आएगा, फार्मूला देखते हैं। क्या है फार्मूला, P.QR के ऊपर बार हो तो क्या लिखते हैं, PQR/99। अब ये फार्मूला देखते हैं। जैसे सबसे पहले दशमलव के पहले क्या है, 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा गया है 3 5, 5 के ऊपर बार लगा है, तो हमें 0.35 की केवल वैल्यू निकालनी हो, 0.35 के ऊपर बार लगा उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालते थे, 35 लिखते थे, -3 करते थे, बटे 5 के ऊपर बार है, यानी एक अंक के ऊपर बार है तो एक बार 9, 3 के ऊपर बार नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये इसकी वैल्यू होगी। इसे सॉल्व करिए, 2 सही 35 में से 3 गया, 32/90, यानी 2.35 बार की वैल्यू आ गया 2 सही 32/90। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे लिखा गया 2.3 बार, इसकी हमें भी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब 3 के ऊपर बार लगा है तो केवल 3 लगाएंगे, कुछ घटाएंगे नहीं क्योंकि और कोई अंक है नहीं, बटा 9 लिख देंगे, 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि और कोई अंक है नहीं। तो 2.3 बार की वैल्यू क्या होगी, 2 सही 3/9 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा गया 12.267 के ऊपर बार लगाया, इसकी वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 12.2677777 ऐसे लिखा गया है। इसकी वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद 267 लिखेंगे। 267 में से कितना घटाएंगे, बार केवल 7 के ऊपर लगा है, 2 और 6 के ऊपर बार नहीं लगा है, ये 2 और 6 जो है इसको घटा देंगे, दैट मीन्स 26 घटा देंगे, बटे 9 कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। क्यों एक बार लिखेंगे, क्योंकि केवल एक अंक के ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर बार लगा है 9। 0 कितनी बार लिखेंगे, अब देखेंगे कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 अंक के ऊपर, 2 और 6। दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा, 2 अंक के ऊपर 2 और 6, उतनी बार 0 लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता तरीका। तो 3 रूल मैंने आपको बताया, यही 3 रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। और इन्हीं तीनों रूल पे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखा है, आप इन होमवर्क को ट्राई कीजिएगा, जिसका मैंने आंसर लिख रखा है।
पहला ये है क्वेश्चन जिसका आंसर ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, चौथा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, छठा क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, सातवां क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है, आठवां ये है जिसका आंसर ये है, नौवां क्वेश्चन ये है जिसका आंसर ये है। इन क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस क्वेश्चन को बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन।